2024 के अंदर आने हैं दो बजट और एक बजट इंटीरियम है, एक फुल फ्लेज बजट होगा। इंटीरियम बजट आ चुका है और इसी बजट को देखने के बाद मार्केट ने आज एक साइलेंट रिएक्शन दिया आगे की, लेकिन रूपरेखा कैसी है। हमने बहुत सारे मेहमानों से चर्चा की और इन सभी मेहमानों से हमको एक चीज़ समझ में आई है कि आज का जो बजट था वो इस तरीके था कि सबकी उम्मीदें, सबकी आशाएं अभी भी बनी हुई हैं। मैडम ने आज किसी को भी नाराज़ नहीं किया, जो एक्सपेक्टेड था वही बात बोली, ग्रोथ के ऊपर बात बोली। सरकार ने एक रोड मैप दिखाने की कोशिश की और उन्होंने ये बात बता दी कि अगर हम आए वापस रिपीट होके आए तो फिर हम आपको एक ऐसा बजट देंगे जो कि भारत की ग्रोथ से जुड़ा होगा। सारे इंजन काम करेंगे और इंजन का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबको बेनिफिट होगा। ये बात आज निर्मला सीतारमण जी ने बहुत अच्छे से की। मेरे सहयोगी मनीष भी मेरे साथ हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा को शुरुआत करेंगे और इसको हम मार्केट महापंचायत बोल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बाजार का और बजट का अपने आप में एक अद्भुत सा कनेक्शन है। कई बार हमने देखा है, हालांकि अब थोड़ी थोड़ी कन्विक्शन कम हो गई है, लेकिन फिर भी इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सौरभ मुखर्जिया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हर्ष उपाध्याय हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही अमित जायसवाल हैं, वो भी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी, थैंक यू वेरी मच, आपने आज समय निकाला, आपसे बातचीत हो रही है, अच्छा लग रहा है। साथ ही सौरभ सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। और हर्षी, थैंक यू वेरी मच, आज आप टाइम निकाल के हमसे बातचीत कर रहे हैं। सौरभ जी, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। मेरा तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन है, उसका आंसर आप बहुत सिंपल से देते हैं, मेरे को मालूम है, वही एक्सपेक्ट भी करता हूँ। इस बार का बजट का जो इंटीरियम बजट था, वोटर अकाउंट था, आपने क्या रीड किया? आप यही रीड कर रहे हैं कि भारत एक अच्छे ग्रोथ के प्लान पर है और 2047 में जो विकसित भारत की बात हो रही है, अगले 25 साल भारत की जय जयकार रहेगी, आप भी यही मानते हैं सौरभ सर? क्या कि सरकार की कॉन्फिडेंस ऊंची है, हाई है। और सरकार मार्केट को, स्टॉक मार्केट और फ्री मार्केट दोनों को इनविटेशन दे रहा है कि आप आइए, आप देश का निर्माण कीजिए। सरकार बोल रहा है हम अपना खर्चा खींचेंगे, अपना बजट डेफिसिट घटाएंगे। FY 26 में 4.5% का बजट डेफिसिट करेंगे। इससे क्या होगा, बॉन्ड मार्केट पे दबाव कम हो जाएगा। सरकार अगर कम पैसा निकाली बॉन्ड मार्केट से तो जिसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, वो कम हो जाएगा। सरकार इनविटेशन दे रही है कॉर्पोरेट इंडिया कि आप अपना कैपेक्स बढ़ाइए और देश का निर्माण कीजिए। ये बॉन्ड मार्केट के लिए अच्छा है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अच्छा है, इंडिया के एक्सचेंज रेट के लिए अच्छा है। एंड देयरफॉर अगर आप दोनों को जोड़े, अगर करेंसी के लिए अच्छा है और बॉन्ड मार्केट के लिए अच्छा है, जाहिर है इक्विटी निवेशकों के लिए भी ये अच्छी बजट है। सो बहुत अच्छा लगा देख के कि सरकार फ्री मार्केट को, स्टॉक मार्केट को, कॉर्पोरेट इंडिया पे भरोसा करके फिस्कल डेफिसिट को खींच रही है, दबा रही है, कंप्रेस कर रही है। अच्छा कदम है, अच्छा बजट है। सर, सर हालांकि मैं मार्क्स लेता आपसे बजट के, वो मैं लूँगा लास्ट में, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच मेरे साथ हर्ष भी हैं। हर्ष, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला हमारे लिए। आप मेरे को बताएंगे सर, आपने क्या रीड किया, और थोड़ा मार्केट के एंगल से बताएंगे तो ईजी भी होगा समझना और जल्दी भी समझ में आ जाएगा। देखिए, बिल्कुल ये जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था उसके मोर और लेस सिमिलर नोट पे ये बजट आया हुआ है। तो सबका नजर इसी पे था कि कोविड डिस्रप्शन के बाद जो वित्तीय घाटा, जो फिस्कल डेफिसिट का जो ज्यादा बढ़ गया था, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, जबकि ईएम बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया का इंक्लूजन हुआ है। और अगले साल हमें ये उम्मीद है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे। इक्विटी में तो कर ही रहे हैं, लेकिन डेट मार्केट में भी करेंगे, ये उम्मीद था। और उनके लिए ये देखना बहुत जरूरी था कि फिस्कल डेफिसिट का जो कंट्रोल करेंगे वो कितना हद तक कर पाएंगे, क्या रणनीति रहेगी। और वहां पे गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से पूरे मार्केट को एक तरफ से पॉजिटिव सरप्राइज दिया है। सबका यही अनुमान था कि 5.2% या 5.3% फिस्कल डेफिसिट का उम्मीद था, लेकिन उससे भी बेहतर नंबर आया हुआ है, जो 5.1% का जो बजटेड नंबर। तो उस हिसाब से हमें लगता है कि जो FRBM का रोड मैप है, जहाँ पे 4.5% का जो नंबर रीच होना है फाइनेंशियल ईयर 26 में, वो एक तरफ से वो रोड मैप पे बिल्कुल गवर्नमेंट चल रही है। तो इस हिसाब से ना केवल इक्विटी मार्केट में एक एक अच्छा माहौल रहेगा, बल्कि फिक्स्ड इनकम मार्केट में भी अच्छा माहौल रहेगा। और आज का अगर रिएक्शन देखेंगे
तो डेफिनेटली जो एक तरफ से पॉजिटिव सरप्राइज था डेट मार्केट के लिए, तो 10 ईयर यील्ड जो है वो अच्छा खासा नीचे आया है, तो इसलिए एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे वो उसका इफेक्ट इक्विटी मार्केट में भी दिखाई देगा। कि आपकी लैंग्वेज से मेरे को ये साफ अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप भी इस बजट को लेकर काफ़ी खुश हैं। हालांकि वोट एन अकाउंट है, हम समझ सकते हैं कि वित्त मंत्री बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलेंगी, लेकिन जो भी बोला उससे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग खुश हैं। इसलिए हम जो मीटर चला रहे हैं 10 में से 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 9 मार्क्स, 10 मार्क्स, इस तरह की एवरेज आ रही है। खैर आगे बढ़ते हैं, अमित जी भी हमारे साथ हैं। अमित सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगता है, आपकी इनसाइट रिसर्च काफ़ी अच्छी रहती है। अमित जी, इस वोट एन अकाउंट की स्पीच आपने सुनी होगी और अच्छे से सुनी होगी, आपने इसके अंदर क्या फाइंड किया? Namaste, Dimpy ji. नमस्ते सर। Thank you so much for having me on your show. थैंक यू सर। देखिए, वैसे आज से 4 साल 5 साल पहले हमें बहुत डर लगता था कि बजट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होएगा। बट व्हाट वी हैव सीन कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अब बजट का वैसे तो ये वोट ऑफ अकाउंट बजट था, कुछ होना नहीं था। वैसे अभी बजट में इतना डर नहीं लगता बिकॉज द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। देयर इज अ गोल, 2047 गोल दैट द प्राइम मिनिस्टर जो बोलते रहता है, एंड द गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप वही गोल की तरफ काम करती रहती है। ये बजट बहुत ही मोटिवेटिंग बजट है दैट देयर आर नॉट मेनी चेंजेस इन द बजट। आप धंधा करते रहिए, आप व्यापार करते रहिए, दे वोंट बी, क्योंकि अगर आप हर बजट में अगर पॉलिसी चेंज करते रहोगे, यू नीड कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज, एंड दैट इज व्हाट ये सरकार हमें देती है। एंड दैट and of course when the new budget comes in the next, once the election is done, that is where the big bang, some large reforms will be there. But बहुत consistent रहा है इस सरकार, बहुत business friendly रही है सरकार, from cutting tax rates over time to GST implementation, and ये तो अमृत काल चल रहा है, and hopefully investors के लिए ये decade अपना नेटवर्क चेंज करने का डेकेड रहेगा, and this is the time to think big, bet big, and make it large. शानदार, आपने अच्छे से सर डिस्क्राइब भी कर दिया। सौरभ सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छी और गहन रिसर्च करते हैं। डेविस लैब आपने रिसर्च करके निकाला, भले ही सारी दुनिया उस समय नहीं ले रही थी, लेकिन आपने अच्छे से रखा और आज देखिए डेविस चल भी रहा है काफ़ी अच्छा। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ कोट कर रहा हूँ। सौरभ जी, मेरे को एक चीज़ बताइए, अभी ना इस बार के बजट के अंदर एक चीज़ साफ़ है कि जो रिलीजियस टूरिज़्म है ये काफ़ी ज़ोर से बढ़ेगा, और ये बड़ी थीम भी हो सकती है, ये मल्टीप्लायर भी हो सकता है आगे चल के। सर, इससे से जुड़ा हुआ कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में है? अगर है तो डिस्क्लोजर के साथ आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस पर कितनी वेटेज रखते हैं? आपका मन करेगा कि मैं इससे जुड़ी हुई कंपनीज की रिसर्च करूं और शेयर पता करूं? तो देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये स्पिरिचुअल टूरिज्म का जो मुद्दा है, ये सरकार ने अच्छी तरह एम्फसाइज किया है, मल्टीपल टाइम्स एम्फसाइज किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अयोध्या, बनारस, चार धाम, सोमनाथ, ये सब जगहों पे टूरिज्म बढ़ेगी। बजट में भी एफएम ने घोषणा की कि रेल, मेट्रो, ई बसेस, इन सब पे सरकार का ध्यान है। एंड स्पेसिफिकली बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा मिलेगा, लोन मिलेगी सेंटर से टूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए। इस पे अगर मैं स्पेसिफिकली प्लेस देखो, हमने अभी तक निवेश नहीं किया है। जो होटल की इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री को हम जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि उसमें निवेश किया जाए या नहीं, टूरिज्म से फायदा उठाने के लिए। एयरलाइंस में मेरे ख्याल से निवेश करना इंडिया में कभी काम का काम रहा नहीं है। दुनिया भर में एयरलाइंस में पैसा बनाना मुश्किल रहा है, बट होटल्स इंडस्ट्री में इंडिया में अभी तक उतनी दमदार सप्लाई आई नहीं है, एंड शायद कुछ पैसा बन सके। उससे भी मेरे को दिलचस्प लगा नारी शक्ति वाला थीम। एफएम ने बात की, प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले बात की थी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने लिखा है। ये पूरा वुमेन वाला थीम मेरे ख्याल से बड़ा थीम बनेगा अगले आने वाले वर्षों में, बिकॉज इलेक्शंस में अब मर्दों के मुकाबले ज्यादा वोट वुमेन देते हैं। वुमेन आउट नंबर मैन एज वोटर्स। आरबीआई के डेटा के मुताबिक भी बैंक अकाउंट में, अर्बन एरिया में बैंक अकाउंट में लेडीज का ज्यादा पैसा है मैन के मुकाबले। और आरबीआई का डेटा और ये भी दिखलाता है कि वुमेन के बैंक अकाउंट की गिनती भी मेन से ज्यादा है। वुमेन वाला थीम बड़ा रहेगा। उसमें हमने टाइटन, नेस्ले, ट्रेंट, रेनबो मेडिकेयर जैसे कंपनीज में निवेश किया है और खोज रहे हैं। बट मेरे ख्याल से अगर हम मेगा थीम मुझसे पूछे अगले 5 साल के लिए, एनडीए के अगले अगले सरकार के लिए, वो नारी शक्ति वाला थीम रहेगा, क्योंकि अभी डोमिनेंट वोटर वुमेन वोटर बन गई है। जाहिर है सरकार की पॉलिसी अब नारियों की तरफ टिल्ट करेगी। जब वुमेन्स वाली थीम ने आपने बात छेड़ी, आपने कुछ एक स्टॉक्स के नाम भी बताए। सर, इसमें नायका जैसे स्टॉक्स भी हैं, कुछ और थीम भी ऐड हो सकते हैं क्या
जैसे कुछ टेक्सटाइल के शेयर ऐड हों या कुछ एक ऐसी थीम हो जो कि स्टार्टअप से जुड़ी हुई भी हो सकती है, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन वहाँ भी काफ़ी अच्छा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक बोला। नायका जाहिर है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ब्रांड है, उसका मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी अभी भी फ्री कैश फ्लो अभी भी उतनी दमदार नहीं है। फाल्गुनी जी ने कमाल की कंपनी बनाई है, नजर रख रहे हैं नायका के ऊपर। सिमिलरली मामा अर्थ जैसे कंपनी को पर भी नजर रख रहे हैं। मेरे ख्याल से और कंपनीज आप देखोगे, लिस्ट करेंगे जो फाउंडेड बाय वुमेन है, प्रमोटर भी वुमेन होगी और ग्राहक भी वुमेन होगी। ये वाला थीम इंडिया में बड़ा चलेगा। धीरे धीरे पूरा जो वॉलेट है इंडिया में, खर्चा करने की क्षमता है, वो नारियों की तरफ टिल्ट करेगी। एंड जाहिर है हम और आप उस इस मुद्दे पे और बहस करेंगे। बट फिलहाल जो मैंने 4 कंपनीज का नाम लिया, उसमें मेरा खुद का निवेश है, मेरे माँ बाप का भी निवेश है हमारे पीएमएस के द्वारा, और हमारे 9,000 क्लाइंट्स का निवेश है। और खोज रहे हैं इस थीम के ऊपर स्टॉक्स। ठीक है, आप सौरभ सर हमारे साथ बने रहिएगा। वैसे तो मेरे को मालूम है आपका टाइम काफ़ी कीमती है, लेकिन क्योंकि अभी तो मार्केट भी नहीं है, आराम से आपसे बातचीत हो पाएगी। जरा 5-7 मिनट आप हमको और भी दीजिएगा। सुनील सुब्रमण्यम भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। सुनील जी, आज मैं आपसे दूसरी बार यानी कि पार्ट 2 वाली बातचीत हो रही है। पार्ट 1 में भी आपने हमको गाइड किया था बजट आने के बाद भी। ये मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर, आपको बजट स्पीच में सुनने के बाद आपने कुछ स्टॉक्स को या किसी सेक्टर को या किसी थीम को उसके बारे में स्टडी करने के बारे में सोचा है? भले मत कीजिए निवेश, जब करेंगे तो आप बता ही देंगे हमको, खैर, लेकिन आपने सोचा है कि हाँ मैं अब इसको पढ़ूंगा या मैं इसके बारे में जानूंगा अब मैं? देखिए, ये क्या होता है ना कि बजट में ये स्टेटमेंट्स जो होते हैं कि ये हम करेंगे वो करेंगे ना, इससे ग्राउंड लेवल एक्शन ट्रैक करने की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स करते हैं ना, नारी शक्ति, मिडिल क्लास हाउसिंग, ये वो। तो उसके जो स्पिलओवर होते हैं ना, इसको बजट के बाद हमें गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर की आंकड़े देखने होती है। और जरूर अगर उस पे क्या होता है ना, बहुत चीज होती है कि एक ओवरऑल बजट के टाइम में जो उनको प्रायोरिटीज लगती है, राइट, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर शायद वो प्रायोरिटीज बदल जाए। मैं ओवरऑल कैपेक्स स्कीम में होगी, बट शायद उसमें, तो इसलिए बहुत ये जो एक बजट एक पीआर एक्सरसाइज है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है, करेक्ट। यानी अगर कल अखबार में, आप टीवी चैनल में बजट में बात कर रहे हैं, एक आम जनता जब उसको पढ़ती है, उनको लगने के लिए कि हमारे लिए कुछ है, तो बहुत से ऐसे अनाउंसमेंट्स और ये होते हैं, राइट। तो ग्राउंड रियलिटी की किस किस तरह, ये तो अभी इलेक्शन का माहौल नजदीक है, तो नेचुरली मिडिल क्लास और पुअर पीपल और उनके लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ने की ये एक आदत बजट में होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को वापस जस्ट टूरिज्म जो अभी आप बात कर रहे थे, राइट। तो ऑब्वियसली अयोध्या मंदिर के अभी ये जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद पूरी वर्ल्ड की आईसाइट इसमें है। पर जैसे सौरभ कह रहे थे ना, उससे रिलेटेड आप देखेंगे तो ऑब्वियसली होटल एंड एयरलाइन इंडस्ट्री को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेगा। कितने एयरलाइंस ने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू किया है, तो नेचुरली उनके ऊपर अभी ये उनके जो प्लान्स है, पिछले क्वार्टर के अर्निंग्स में गाइडेंस उन्होंने दिया, क्या इसके कारण कुछ बदलाव अनाउंस करते हैं, ये जरूर ट्रैक करेंगे ऐसे चीज को। मगर क्या है कि खाली अनाउंसमेंट से लेकर नहीं, बट उससे जो रिलेटेड कंपनियां हैं जिनको बेनिफिट आ सकती है, उनसे हम जानकारी ले लेंगे, बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि बजट के कारण ये हो रहा है, आप कुछ इसके कारण निवेश में कुछ बदलाव ला रहे हैं, कुछ कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई होटल अयोध्या में लॉन्च कर रहे हैं, ऐसी बात जरूर हम करेंगे। मगर इट इज वेरी हार्ड दैट एक पब्लिक रिलेशनशिप स्टेटमेंट जो होता है बजट, राइट, स्पेशली क्लोजर टू इलेक्शन, तो उससे इमीडिएटली हम एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर ठीक है, स्पेसिफिक, बोथ इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, इज व्हाट आई विल से। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर। एक बार जरा अमित जी को लेके आइए, साथ में सौरभ सर को विंडो में दिखाइएगा। अमित जी, वैसे तो मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहता था, लेकिन सौरभ जी को थोड़ा आगे जाना भी होगा, तो अगर आप परमिशन दे तो सौरभ जी से मैं एक क्वेश्चन और ले लूँ, आपके बाद मैं बाद में आऊँ 1 मिनट बाद? नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सौरभ जी, मेरे को एक बार बताइए, कई बार ऐसा होता है हम ना एक बार थीम देखते हैं ना, उस दिन तो बहुत पूछते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। 2-3 दिन के बाद ना पुराने रूट पे वापस आ जाते हैं। अच्छा, यूएस में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, ये ना एक बहुत पुराना तरीका है। बजट्स के आसपास 48 घंटे ऐसा होता है कि सब कुछ ऐसी मैक्रोज की बात हो रही होती है, लेकिन जैसे थोड़ा सा बाजार शेक करेगा ना सर, सारे मैक्रो, सारा बजट का बुखार उतर जाता है, फिर प्योर मार्केट पे आ जाते हैं। एक रिटेलर ने जिसने आज स्पीच सुनी है,
उसको इन्वेस्टमेंट अगर शुरू करना है तो करे, या फिर फुल फ्लैज बजट आने की वेट करे? देखिए, आपने प्रोग्राम के शुरुआत में भी बोला था, सुनील जी ने भी बोला, धीरे धीरे इंडिया में बजट की अहमियत घट रही है। हम्म। और उसके ऊपर ये तो वोट ऑन अकाउंट था, तो इसकी नॉर्मल बजट से भी हम्म। कुछ हद तक अहमियत कम है। इंडिया एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। सरकार ने भी क्लियरली संकेत दे दिया है कि कॉरपोरेट इंडिया को अपना जिम्मेदारी लेके अपना बिजनेस संभालना है। तो जाहिर है, जो लोग वॉच कर रहे हैं, जो निवेशक वॉच कर रहे हैं, कंपनीज को एनालाइज करके फंडामेंटल्स पे फोकस करें। अगर आप कंपनीज को एनालाइज करके फंडामेंटल्स पे फोकस करोगे, जो जो कंक्लूजन्स आपको मिलेंगे, जो हमको मिले हैं, कि कॉर्पोरेट इंडिया की हालत अच्छी है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स अच्छी हालत में है, इकोनॉमी की हालत सुदृढ़ है, रेट साइकिल का बिल्कुल चोटी पे है, लेकिन इकोनॉमी 7% के आसपास ग्रो कर रही है, बड़े कंपनीज 15 से 20% पे अपने प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे हैं। वैसे माहौल को अगर हम दिमाग में रखें, वैसे माहौल को मद्देनजर रखें, तो फिर फंडामेंटल्स के बेसिस पे निवेश करना आसान हो जाता है, रादर देन सेइंग इस थीम के पीछे पढ़ूंगा, उस थीम के पीछे पढ़ूंगा। थोड़ा सा अगर इसके और अगर इस मुद्दे पे अगर थोड़ा सा और बहस करें, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट घटता है, जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड घटती है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, जैसे हर्षा जी ने बोला 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आज घटी है। 20 साल पहले इंडिया का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 13.5% होता था, आज 7% के नीचे जाने वाला है। जैसे जैसे ब्याज दर घटते हैं, वैसे अच्छी कंपनी जिनकी कैश फ्लो भविष्य में आएगी, उनका भाव बढ़ता है। सो उस तरीके से अगर हम देखें, इंडिया की स्टोरी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है। लास्ट 10 साल 20 साल ब्याज दर नीचे आए हैं, बॉन्ड यील्ड नीचे आए हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में जो 5 साल 10 साल 15 साल आगे का कैश फ्लो है, उसकी अहमियत बढ़ी है। तो अच्छे कंपनीज की अहमियत बढ़ी है इंडिया में। मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चरल थीम कभी जाएगा नहीं, एंड आपके मेरे करियर के लिए ये स्ट्रक्चरल थीम बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे पैसे का भाव गिरेगा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिरेगी, आपके दर्शक निवेशक बनेंगे, अच्छे कंपनीज को और वैल्यू मिलेगी, अच्छे कंपनीज को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए बजट के आगे पीछे कंपनीज पे एनालाइज करके क्लीन वेल रन कंपनीज में निवेश करिए, आप इंडिया में जीतते रहोगे। सौरभ सर, आप बहुत अच्छे बोलते हैं और बहुत अच्छे से सारी बात रखते हैं। मैं तो आपको बहुत पुराने से जानता हूँ, एम्बिट से ही, जब आप एम्बिट में थे तब से हम आपको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर आपकी बुक्स भी मैंने पढ़ी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपसे मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया आपको रोक के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सब चीज़ बात करने के लिए। अमित जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने हमको टाइम भी ग्रेस किया। अमित जी, मेरे को जो पता करना था वो थीम पे पता करना था कि जहाँ पर डिफेंस और रेलवे, देखो आज ना मैम ने 60 मिनट बात की, ठीक है, करीब करीब 1 घंटा। उस 1 घंटे के अंदर जो सबसे बड़ा चंक जिसको लेके के ऐसा लग रहा था कि सॉर्ट ऑफ अ बजट जैसी अनाउंसमेंट्स है, वो रेलवे की लग रही थी, क्योंकि यहाँ पे नंबर आ रहे थे, फैक्चुअल डाटा आ रहा था कि 40,000 बोगी को हम बदल देंगे, हम 3 रेल कॉरिडोर बनाएंगे, एनर्जी के लिए बनाएंगे। तो ऐसा लगता है गवर्नमेंट के ना अभी बहुत करना है काम उसमें। क्या मार्केट के अंदर ये रेलवे वाली कंपनीज की वैल्यूएशन महंगी तो नहीं हुई है? गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ होना बाकी है, क्यों बेच रही हो इसको माल? डिम्पी जी, आज से जब हम 2 साल पहले देखते थे रेलवे कंपनी, सब डिविडेंड यील्ड के कारण आप रेलवे कंपनीज लेते थे, बी इट आईआरएफसी, बी इट आरबीएनएल। अब वो डिविडेंड यील्ड की बात नहीं रही है, दीज आर नाउ ग्रोथ स्टॉक्स। मार्केट्स, द वैल्यूएशंस, जैसे अगर आप आईआरएफसी देखिए, उनको तो एचडीएफसी बैंक से भी हायर प्राइस टू बुक मिलता है। एचडीएफसी अब 2-2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे चलता है, बट आईआरएफसी का जो प्राइस टू बुक है दैट इज क्लोजर टू 4 टाइम्स। तो आज कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक सरकारी कंपनी को प्राइस टू बुक विल बी क्लोजर टू 4 टाइम्स। इट्स अ लेंडिंग कंपनी जो रेलवेज को लोन देती है, आईआरएफसी। व्हेन यू लुक एट आरबीएनएल और जो भी रेलवेज की कंपनीज है, दे आर नाउ गेटिंग डिसेंटली हाई वैल्यूएशंस। बाजार को मालूम है कि ये सरकार का जो फोकस है वो रेलवेज है। द अमाउंट ऑफ केपेक्स दैट इज हैपनिंग इन रेलवेज, डिफेंस, ये एक माइंड ब्लोइंग नंबर है। हम 3.5 लाख करोड़ का केपेक्स करते थे 2020 में, और ये साल जो बजटेड है वो 11 लाख करोड़ है। सो यू सीन अ 3x राइज इन केपेक्स इन 4 इयर्स। और इतना बड़ा केपेक्स, एंड अगर आप 2014 से लेकर 2020 देखिए, वो 6 साल का पीरियड जितना आप केपेक्स अब 1 साल में करने वाले हो। सो द साइज ऑफ केपेक्स जो गवर्नमेंट कर रही है वो एक अनथिंकेबल काइंड ऑफ नंबर्स है।
जो इंडिया में जो हिंदुस्तान में हो रहा है। सो रेलवे स्टॉक शुड डू ओके। ये हमारा बॉटम बनता रहता है, दैट वैल्यूएशंस विल, इज नॉट लाइक ये कोई फ्लाई बाय नाइट काइंड ऑफ ऑपरेशंस नहीं होने वाली है। ऑफ कोर्स द क्वालिटी ऑफ बिजनेसेस आर वीकर, क्योंकि रेलवे वाली जो कंपनीज होती है उनका तो एक कस्टमर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको वो सब देखना रहता है दैट मार्जिन्स, जो हाई मार्जिन है वो सस्टेन होंगे कि नहीं होंगे। ऑल दीज कंपनीज इन रेलवेज आर नाउ वेल कैपिटलाइज्ड, कंपटीशन भी हाई है अभी, क्योंकि पहले तो सब बैंकरप्ट थे, अचानक से अब सबको ऑर्डर मिल गया, छोटी छोटी रेल अरे कंपनीज भी ढोल आ वाला है गई। आपके पास? जी। हम्म, ठीक है। अच्छे से आपने बता दिया अमित। हाँ नहीं, ढोल एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि मेरे साथ ना बड़े खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, काफ़ी देर से हम लोग कोशिश कर रहे थे वो जुड़ जाए। गुरमीत चटर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक्चुअली वो बॉम्बे से जा रहे हैं पुणे की तरफ, और वो कह रहे थे कि आप फ़ोन से मेरे से व्यू पॉइंट ले रहे हो। हमने कहा सर फ़ोन से तो मज़ा ही नहीं आएगा, एक बार ज़रा दिखाना गुरमीत जी कैसे दिख रहे हैं। हमने कहा सर आप वीडियो पे आओ। गुरमीत जी अच्छे दिख रहे हो सर, जहाँ भी बैठे हो आप जहाँ भी बैठे हो ना सर अच्छे दिख रहे हो। गाड़ी में अगर आपने क्रोमा व्रोमा जो भी लगा रखा है सर, बहुत अच्छे लग रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से बोलता हूँ अगर उनको ढोल मिल गया हो तो ज़रा बजाएं, या फिर दूसरे क्वेश्चन में बजा देना जब तक आप ढूंढ लो। अगर मिल गया तो अभी बजा दो, बिना पंजाबियों से बात कर बजाओ। थोड़ा सा आवाज़ करो, बढ़ाओ ढोल, थोड़ा सा और बजाओ, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गुरमीत जी। ठीक है, बढ़िया गल होगी हूँ तो बिल्कुल फिट हो जी भाजी। बिल्कुल फिट है। आप रेलवे की बात कर रहे थे, मैंने ब्रिज ही लगा लिया पीछे बैकड्रॉप में, मैंने अरे वाह, बहुत ही बढ़िया सर, ये हुई ना बात। अब गुरमीत जी हमने आपको बिल्कुल आपका स्वागत अच्छे से हो गया। अब मेरे को ये बताओ, मैम ने आज जो बोला उसमें आपने क्या टेक अवे लिए? अब देखिए, काफी चीजें अमित ने, सौरभ ने, हर्षा ने कवर की, सुनील सर ने कवर की, काफी क्लोजली काम करते हैं हम लोग। तो मेरे को 4-5 जो चीजें अच्छी लगी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक तो मैं बार बार बोलता रहा हूँ आपसे, पहले भी जब अपनी चर्चा हुई थी कि ये बॉन्ड इंक्लूजन का जो इवेंट है, ये बहुत बड़ा इवेंट है, इस पर इतनी चर्चा हुई नहीं। और गवर्नमेंट ने फिस्कल कंसोलिडेशन करके एक बहुत अच्छा आगाज किया है। मुझे ये भी लगता है इस साल रेटिंग अपग्रेड हो सकता है इंडिया का। तो एक तो बॉन्ड इंक्लूजन होगा, और उन्होंने 2026 तक का जो ग्लाइड पाथ है उसको मार्केट को एश्योर किया है। 5.3 का 5.1 कर दिया। बाजार को लग रहा था जो इस साल का 5.9 है वो 6 होगा, उसको 5.8 कर दिया। तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करके और स्पेंडिंग का बैलेंस बना के ये बहुत अच्छा बैलेंस में हुआ। तो इसका बहुत मैक्रो इम्पैक्ट है जो बहुत पॉजिटिव है हमारे हमारे ऊपर। नंबर 2, मुझे जो 2-3 सेक्टर्स के लिए अच्छा लगा, एक जो मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग जो स्कीम मैम ने बात करी, उसकी और डिटेल्स आएंगी। मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। 2 करोड़ और घरों की बात कर रहे हैं अगले 4-5 साल में। पिछले 8 साल में, 9 साल में उन्होंने 3 करोड़ किए हैं, तो रन रेट बढ़ेगा। तो ये हाउसिंग बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। लगभग 48 डिफरेंट सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है इनफॉर्मल और फॉर्मल इकोनॉमी में। और तो होम इंप्रूवमेंट और जो बिल्डिंग मटेरियल की थीम स्ट्रांग रही है, वो मुझे लगता है और अच्छा करेगी। तीसरी चीज, कॉरिडोर की सब बात कर रहे हैं, इसका लॉजिस्टिक कॉस्ट पे बहुत असर पड़ेगा। अगर आप 3 अलग अलग फ्रेट कॉरिडोर बनाते हैं कमोडिटी वाइज, की एनर्जी का अलग है, सीमेंट का अलग है, उससे आपकी जो डीकंजेशन होगा, स्पेशली ईस्टर्न इंडिया में बहुत डीकंजेशन होगा, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट को बहुत नीचे ला सकता है। उसके अलावा आपने 40,000 ट्रेनों की बात करी, अमित ने भी करी, आपने भी करी। और एक पॉइंट जो मुझे लगता है, जो पूरे बजट में एक जो फोकस था, ये सौरभ ने भी आज बोला था दिन में, ये जो लखपति जो लाडली लखपति योजना है, जो ये कर रहे हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस है, ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। और इसमें हो सकता है कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज भी फोकस में आए, क्योंकि आप देखिए करीबन जो अच्छी है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश और बिहार अनटचेबल होता था माइक्रो फाइनेंस में। आज उत्कर्ष बैंक है, उसको वो हेडक्वार्टर वाराणसी है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, 90% जो लोन देते हैं वुमेन को देते हैं, और बिजनेस इनकम जनरेटिंग लोन्स होते हैं। तो थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पड़ सकता है। और एक लास्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा था, वो जो इनोवेशन पे फोकस है, और बैंक्स को एक इनडायरेक्टली हेल्प मिलेगा। ट्रेजरी गेन्स आएंगे जब बॉन्ड की नीचे जाएगी। बैंक थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी निम्स की वजह से, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की वजह से। तो सेकेंड हाफ बैंक्स के लिए भी अच्छा होगा। ये क्वार्टर बहुत अच्छा ट्रेजरी गेन आएगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे जाएगी, और वो एक सपोर्ट करेगी बैंक का जो ये कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स और निम पे जो प्रेशर आ रहा है उस पर। ने इतनी बात बताई दी है, 5 थीम्स भी आपने नोटिस करवा दिए। आप अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती हैं तो एक दो शेयर अच्छे से बता सकते हो आप, क्या इस पे थोड़ा ध्यान रखना,
कि हाँ ये 2 शेयर है जिनका थोड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। सर अंतिम ना खरीदना शेयर ही है, मैं पूरा रेलवे कैसे खरीदूंगा सर? रेलवे की कंपनी तो खरीदूंगा ना, मैं पूरा लॉजिस्टिक कैसे खरीदूंगा? खरीदूंगा तो कॉन्कोर ही ना। तो जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो हम रिम्पी जी बात करते हैं उसी बारे में बात कर सकते हैं। मैं उसी शेयर्स के बारे में बात करता हूँ जिसमें या तो खुद इन्वेस्टेड हूँ या हम पोर्टफोलियो में ले रहे हैं। और हम ये डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, हम 10-15% के लिए शेयर्स को नहीं खरीदते, हम 8-10 साल में 5-10 गुना करने के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से शेयर्स को लेते हैं। उसमें कुछ कॉल्स गलत भी हो सकती है। तो एक मुझे एनर्जी का मुझे लगता है कि जो फोकस है वो जारी है। तो उसमें अगर आप देखिए अगले 8 सालों में 500 गीगावाट की नॉन फॉसिल एनर्जी कमीशन होने की बात हो रही है। तो लगभग 3 लाख 3.5 लाख करोड़ की सिर्फ ट्रांसमिशन लाइंस का केपेक्स होगा, अवार्ड होगा। तो हर साल 30,000 करोड़ के ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो पावर ग्रिड का 50% मार्केट शेयर है और इतनी ग्रोथ के बाद भी अभी भी 14-15 के अर्निंग मल्टीपल पे है। और पीएसयू को 15 मल्टीपल पे देखने की हमारी आदत नहीं है, बट वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। ठीक है, काफी रन अप हुआ है, 6 महीने में थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। तो वो मुझे एक बहुत लगता है फोकस। मैंने हाउसिंग बिल्डिंग मटेरियल की बात करी, तो जितनी भी होम इंप्रूवमेंट थीम है, टाइल कंपनीज हैं जैसे कजारिया है, सैनिटरी वेयर में सेरा है, बहुत सारी होम इंप्रूवमेंट थीम में मुझे लगता है और फोकस आने वाला है। मैंने माइक्रो फाइनेंस की बात करी, हमें क्रेडिट एक्सेस अच्छा लगता है, इक्विटास अच्छा लगता है, उत्कर्ष अच्छा लगता है स्पेस में। और बैंक्स की मैंने जैसे बात करी, मुझे लगता है कि जितना रीजनेबल अभी फाइनेंशियल्स है मार्केट में, उतना रीजनेबल कोई पॉकेट नहीं है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक 14-15 के अर्निंग मल्टीपल पे है, 2 की बुक वैल्यू पे है। शायद 20 साल में पहली बार आईसीआईसीआई का वैल्यूएशन है एचडीएफसी से ज्यादा है, मैं अपने करियर में देख रहा हूँ। बहुत सारे पीएसयू बैंक सिंगल अर्निंग मल्टीपल पे 1 बुक वैल्यू पे है। कुछ छोटे बैंक जैसे फेडरल बैंक है या आरबीएल है, अराउंड बुक वैल्यू पे है। वैल्यूएशन फाइनेंशियल्स की काफी रीजनेबल है। होम फाइनेंस कंपनीज अच्छा करेंगी क्योंकि आवास योजना में इतना एक्सपेंशन है, हमें होम फर्स्ट काफी पसंद है। तो आपने 2 बोले थे, मैंने काफी सारे बताए थे रिम्पी जी। वाह सर, पूछे 2 और आ जाए 10। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने आज टाइम निकाला। आप जा रहे थे किसी रास्ते में, मैंने Thank you. आपको रोका, आप जाइए सर, हमारी तरफ से हैप्पी जर्नी। और एक बार आप वो ढोल की आवाज़ तो सुन के जाइए, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा सर, एक बार वापस से बजाइए जरा, थोड़ी सी आवाज़ भी सुनाइए। ठीक है गुरमीत भाई, ओके जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। सुनील जी, हर्षा जी हमारे साथ हैं और अमित जी हैं। उससे पहले हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मेरे सहयोगी मनीष भी मेरे साथ है, वो कह रहे हैं आप इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए, मेरे को तो क्वेश्चन पूछने दो। तो छोटे से ब्रेक के बाद मनीष जी अब आपकी बारी होगी, मैंने पूछ लिया। नहीं हर्षा भी तैयार है। दोनों पूछेंगे। ठीक, छोटे से ब्रेक कर लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। एक तरफ स्वदेश पे मार्केट महापंचायत चला, जिसमें कि हम कहीं ना कहीं बजट के बाद के जो हालातों को चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ अब मौके बनते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ हर्ष उपाध्याय बने हुए हैं, अमित जसवानी बने हुए हैं और सुनील सुब्रमण्यम जी बने हुए हैं। हर्ष, मैं ये समझना चाहता हूँ, जिस तरीके से आज ये खबर आई कि सरकार जो है अपने उन्होंने फिजिकल डिफिसिट का टारगेट घटाया, उसका हमने देखा बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है। थोड़ी देर पहले जिस तरीके से सौरभ बोल रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर ब्याज दरें घटती हैं और जिन कंपनियों के पास अच्छा कैश फ्लो है उन कंपनियों के बारे में देखना चाहिए। ऐसे कौन सी कंपनियों पर आपकी नज़र है या कोई सेक्टर्स आपको समझ में आ रहा है? किससे ये सवाल है? हर्ष आपसे। अच्छा, अगर आप देखेंगे इसका इमीडिएट बेनिफिट तो उसी कंपनीज को होगा जो ज्यादातर लेवरेज लेते हैं, जहां पे कैपेक्स के लिए लोन्स लेते हैं। तो जैसे कि हमने अभी देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक तरफ से रिवाइवल हुआ है और वहां पे आगे जाके काफी सारा कैपेक्स प्लान्स होंगे, काफी सारा बिजनेस ग्रोथ होगा। तो वहां पे एक तरफ से लेवरेज की जरूरत है। तो ये सारी कंपनीज को इमीडिएट बेनिफिट होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनके लिए कम लगेगा। और जो दूसरी बात है वो है इक्विटी वैल्यूएशंस का। और जैसे जैसे ब्याज दर नीचे आते हैं तो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए एक तरफ से पॉजिटिव मोमेंटम आता है, इनवर्स कोरिलेशन है। तो उस हिसाब से जितने भी कंपनीज है जहां पे फ्यूचर कैश फ्लोस आगे के टाइम में आने वाले हैं, तो उनका वैल्यू आज के दिन में डिस्काउंट करने से ज्यादा मिलेगा।
तो ये सभी वैल्यूएशन में एक तरफ से पूरा इक्विटी मार्केट का वैल्यूएशन पे एक तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और जो कंपनीज लेवरेज लेते हैं वहां पे भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक तरफ से इंटरेस्ट बर्डन जो दिखेगा वो कम दिखने चालू हो जाएगा। ये समझना चाहता हूँ आपसे, जनरली जब भी आपसे बात होती है सुबह सुबह बात होती है, लेकिन आज जो है शाम में बात हो रही है। एक चीज़ इस बार हमने देखा कि एक थीम जो है बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा है बजट में, खासतौर पे जो सोलर रूफटॉप की बात हुई, और जिस तरीके से यह बजट पेश किया वित्त मंत्री साहिबा ने, वो कॉन्फिडेंट थी कि वापस से जुलाई में जो है वही बजट की पेश करने वाली है उनकी सरकार आने वाली, क्योंकि हर बार वो ये कह रही थी कि ये तुम्हारा एक रोड मैप है, आगे हम और बताएंगे। क्या ये प्ले जो है सोलर रूफटॉप का, उसमें अभी और कितनी संभावनाएं हैं, और इसमें कोई आपको समझ में आता है कुछ ऐसी कंपनियां जिसको लंबी अवधि के नजरिए के हिसाब से देखा जा सकता है? अमित? सॉरी, मेरे को मालूम नहीं था, मेरे लिए क्वेश्चन है, बट इतनी लिस्टेड कंपनीज तो सर है नहीं जहां पे अभी बारी है, अनलिस्टेड है। हमें रिपोर्ट आती रहती है, दैट इज द मार्केट लीडर इन सोलर पैनल्स। उसका जो अनलिस्टेड मार्केट है वहां पे 1600 रुपए के करीब करीब दाम चल रहा है। ऑफ कोर्स वी आर पीएमएस, सो वी आर नॉट अलाउड टू बाय दीज कंपनीज। जो वारी ईपीसी था उनका कल ही कॉन कॉल हुआ, बहुत फैंटास्टिक कॉन कॉल था। वारी ईपीसी लिस्टेड कंपनी इज अ वेरी स्मॉल $1 billion कंपनी, मार्केट कैप हो गई है। वैसे तो the company's earnings was 100% plus growth। तो सोलार में बूम तो बहुत जोर से है। एचडब्ल्यू सोलार ने अपना अभी क्यूआईपी खत्म किया है। So there are a lot of opportunities। अभी REC है, who is the nodal partner for this 1 crore roof houses, रूफ के ऊपर जो सोलार पैनल है। देखिए ये सब स्टोरियां तो बहुत अच्छी है, बट अगर आप याद रहेगा आपको दैट 2003 से 2007 में भी ये सब स्टोरी थी कि विंड पावर होएगा। इफ यू सी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलार पैनल कंपनीज आल्सो हैव गॉन बैंकरप्ट आल्सो। तो आपको देखना रहता है हमेशा डिमांड सप्लाई एंड मार्केट लीडरशिप। जहां जहां आपको मार्केट लीडरशिप मिल जाए एक प्रोडक्ट में, और एक मोट होना बहुत जरूरी रहता है यहाँ पे। जहां पे मोट रहेगा वहीं पे आप पैसा डालना। नहीं तो सिर्फ एक थीम का नाम लेके आप सोलार का शेयर कंटिन्यूस बिड, ये गलतियां लोगों ने 2003 से 2007 में किया था विंड के साथ। फिर सुजलॉन हो जाए या बहुत सारी दूसरी कंपनीज थी। यू हैव टू लुक स्टॉक बाय स्टॉक। जैसे सौरभ जी पहले बता रहे थे, आपको कंपनी का फ्री कैश फ्लोज देखना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी साइज तो बहुत बड़ा है। You have to see the competitive intensity and free cash flow generation, और promoter at the end of the day बड़ा बना सकता है कि नहीं बना सकता है। मैसिव अपॉर्चुनिटी, आपको सही प्लेयर्स चाहिए, बस यही सोचना है, और कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए। आज जब निर्मला सीतारमण जी अपना बजट रख रही थे सामने, तो उन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान तक तो हम सबको मालूम था। तो आज वो कह रहे थे कि मोदी साहब ये कहना चाहते हैं कि जय अनुसंधान, यानी कि जय रिसर्च या जय इनोवेशन, ये भी बोला जाए साथ में। सुनील सर, ये इनोवेशन देखिए गुंजाइश सभी सेक्टर्स में होती है, सभी जगह पर होती है, लेकिन फिर भी ना टॉप प्रायोरिटीज़ चेक की जाती हैं कि अच्छा अगर अनुसंधान की बात बोली जा रही है, इनोवेशन की बात बोली जा रही है, तो टॉप प्रायोरिटी वाले सेक्टर कौन से होंगे जहाँ पे इनोवेशन का इम्पैक्ट आएगा और थोड़ा जल्दी भी आएगा? सबसे बड़ी चीज मैं कहूंगा कि एक है अपना फार्मा में, क्योंकि फार्मा में जो हिस्टोरिकली हमारी देखिए ना प्रोडक्ट लेवल ग्रोथ कंपेयर टू जेनेरिक ग्रोथ, जेनेरिक में ज्यादा, यानी हम सेम प्रोडक्ट को दूसरी प्रोसेस के अंदर करा के चीपर करा के उसके उस 10 बेसिस फार्मा इंडस्ट्री इंडिया में बड़ी है। मगर ये प्रोडक्ट इनोवेशन से अगर हम प्रोडक्ट्स में बड़े बन जाए, तो कि वैक्सीन के डेवलपमेंट कोविड के टाइम में आज इंडिया को एक लीडरशिप पोजीशन वर्ल्ड में सभी मानते हैं इंडिया का वो स्ट्रेंथ, मगर R&D में करके नए प्रोडक्ट्स जो डिजाइन कर सकते हैं, राइट, फॉर थिंग एंड नॉट जस्ट कॉपी के वेस्टर्न वर्ल्ड में किया एक प्रोसेस के जरिए हमने दूसरे प्रोसेस उसको सस्ते में कर दिया हमारे लो लेबर कॉस्ट से, वो सोच को छोड़कर जैसे आईटी में हुआ है, राइट, आईटी में ओरिजिनल था बीपीओ, कॉल सेंटर, आईटीईएस, बट आज आईटी कंसल्टिंग और ये पे हमने प्रोग्रेस किया। वैसे फार्मा में भी वर्ल्ड लीडर इन प्रोडक्ट्स होना है तो R&D पे बहुत, तो सबसे बड़ा मेरे को ये R&D का जो इनिशिएटिव उसको फार्मा रिलेटेड इंडस्ट्रीज में मैं देख रहा हूँ, वो एक चीज। सेकंड, अभी जो बात की इतनी सोलर में, सोलर को छोड़कर ऑल्टरनेटिव एनर्जी में हाइड्रोजन, क्यों मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन की बात, क्योंकि
रियल अल्टरनेटिव एनर्जी होते हैं जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो सोलर एक है, सूर्योदय को यूज किया हमने, बट हाइड्रोजन जो है, पानी इतने सागर में इतने पानी पड़ा है, तो हाइड्रोजन को स्प्लिट करने में, क्योंकि इंडिया का अभी भी इतना फोकस इसमें क्यों है, क्योंकि 83% अपना एनर्जी का रिक्वायरमेंट तेल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम 10-12% नॉमिनल जीडीपी से बढ़ेंगे तो इमेजिन तेल का रिक्वायरमेंट कितना बढ़ेगा। तो इसलिए 10 साल के आउटलुक में देखें तो ये एक्चुअली इंडिया में डिसाइड वर्ल्ड ऑयल प्राइसेस, अगर हमने कुछ बदलाव नहीं किया तो मेरे लिए ये ऑल्टरनेटिव एनर्जी स्पेस में जितना भी रिसर्च कर सके, और हाइड्रोजन का कोड अगर क्रैक कर सकते, वाटर को स्प्लिट करने की सस्ते तरह, तो एक इनएग्जॉस्टेबल सप्लाई ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू सोलर, तो मेरे लिए ये दोनों बड़े अर्थ मूविंग चेंजेस होंगे अगर ये R&D का उधर इस्तेमाल हुआ। तो सबने वो मेरे लिए ऑल्टरनेटिव एनर्जी एक, फार्मा एक, ये दोनों चीज है जहां पे R&D का ये जो बजट में अनाउंसमेंट हुआ है बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर सही तरह से इसका इस्तेमाल हुआ। सर अच्छे से आपने बताया सुनील सर। अमित जी, एक क्वेश्चन के लिए मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च भी देखते हैं और सब जानते भी हैं, अच्छे से समझते भी हैं स्टॉक्स को। मैं ना बजट के 1 मिनट के लिए थीम से ही हट जाता हूँ। नो इंटीरियम बजट, जुलाई वाले बजट की मैं थीम को भी हटा देता हूँ। मैं नॉर्मल मार्केट के रूटीन चेकअप पे आता हूँ। मेरे को सर आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि इस बजट मैक्रो वाली थीम से हटके मैं थोड़ा स्पेसिफिक माइक्रो में कहाँ चला जाऊँ। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए रेलवे है। अब रेलवे में मेरे को क्या रेलवे वैगन वाला चुनना चाहिए कि मेरे को रेलवे का इंफ्रा वाला चुनना चाहिए, या रेलवे की टिकटिंग वाला चुनना चाहिए। अब सर मेरे पास है पैसे लिमिटेड, मैं सर सारे नहीं खरीद पाऊँगा, मैं 2 या 1 ही शेयर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मेरे को थीम भी बता दोगे तो थोड़ा मेरे को क्लियर कर दो कि आप जो भी बताना चाहते हो। और ये बजट वाला एंगल हटा दो, नॉन बजट वाले एरिया से भी चेक करके बता सकते हो आप। हम B2G पे तो इन्वेस्ट ही नहीं करते खुद, तो मुझे, अच्छा। मेरे लिए बहुत तकलीफ रहेगा दैट ये गवर्नमेंट स्टॉक्स में हमारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं के बराबर रहता है। सो अमित जी, अमित जी, हाँ मैंने हाँ तो सिर्फ गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया, आपके पास तो पूरा हाँ, बाजार है सर, जितना मर्जी बोलो। यही तो सबसे बेस्ट बात है डिम्पी जी हमारे जॉब का। हमको 25 ऐसे प्लेयर ढूंढना है जो स्केल कर रहे हैं अपने बिजनेस डोमेन में। आई वुड से राइट नाउ जिस हिसाब से लोग नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नया आई बिलीव कल पॉलिसी बाजार के नंबर बहुत मुझे अच्छे लगे। ऑल दीज आर नॉट रिकमेंडेशन, मैं मेरे क्लाइंट्स, मेरे परिवार का इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। हम एक सेबी रजिस्टर्ड PMS है, हम बाय सेल पूरा टाइम करते रहते हैं। बट आई लाइक कैपिटल मार्केट्स में एंजल वन मेरा फेवरेट है। आई थिंक जिस वो 25 लाख कस्टमर लास्ट क्वार्टर ऐड किए कर रहे थे, इफ यू सी जो हमारा हिसाब है, जो वॉल्यूम डेटा इंडिकेट कर रहा है, जो BSE, NSE, MCX का सब मिला के, तो जो 5 तारीख को MCX का एंजल का नंबर आएगा तो 60-70% टाइप ऑफ ऑर्डर का एवरी मंथ एंजल का मंथली ऑर्डर का डेटा आता है। तो हम एक जो डेली डेटा एक्सचेंजेस में रिलीज होता है उसके हिसाब से हम आपको बोल सकते हैं दैट the growth of orders of Angel should be 60-70%. So this year Angel should make about 1100-1150 crores of profits. Next year 1600 करोड़ के प्रॉफिट करेगा। आज मार्केट कैप 25,000 करोड़ है, तो FY25 में एंजल अभी 15p पे है एंड लुक्स गुड। मतलब अगर आप जीरोडा देखें तो आज 2800 करोड़ का प्रॉफिट करता है। सो आई बिलीव दीज आर द काइंड ऑफ बेट्स दैट पीपल नीड टू फाइंड हाइपर स्केलर्स। हर सेक्टर में अच्छे अच्छे प्लेयर्स लाओ, जैसे अभी पॉलिसी बाजार भी मैंने आपको बताया कल, नंबर्स बहुत अच्छे थे। जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12% ग्रोथ आया, पॉलिसी बाजार में 40% ग्रोथ आया। अब 40 इंश्योरेंस के प्लेयर्स है, एक दूसरे से के साथ फाइट कर रहे हैं कि मैं तुमको कम प्राइस में इंश्योरेंस दूंगा, मैं आपको बेड चार्जेस एक्स्ट्रा दूंगा, जो भी है 40 प्लेयर्स एक दूसरे में फाइट कर रहे हैं। एंड देयर इज वन गाय हु इज 93% ऑफ द मार्केट शेयर, जो पूरी इंडस्ट्री से 2-3 टाइम्स फास्टर ग्रो कर रहा है, एंड दे आर डूइंग वेरी 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 वेल। और these are the kind of bets that you have to find 25 players, कहीं राइट होंगे कहीं रॉन्ग होंगे, जहां रॉन्ग होंगे वहां पे थोड़ा बहुत लॉस करके निकलना रहता है। बट स्टोरी ढूंढते रहो, क्योंकि हिंदुस्तान में भले GDP ग्रोथ बहुत बड़ी रहेगी, बट ओनली फ्यू एंटरप्रेन्योर्स विल मेक इट वेरी 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 लार्ज। ये हमेशा ध्यान रखना, ये पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं होती है। मैक्रो से तो आप स्टोरी तो अच्छी लगती है, बट आपको स्टॉक बाय स्टॉक देखना पड़ेगा जो हाइपर स्केल कर रहा है। और ये जो नेक्स्ट 5-10 साल है, अपनी नेटवर्क चेंज करने का टाइम है। इसमें आप 5% ग्रोथ, 10% ग्रोथ, लोग सिर्फ
वो सब करने का टाइम नहीं है। यू हैव टू फाइंड कंपनीज। इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 14% है। आपको वो अच्छी मार्केट लीडर्स, कंज्यूमर फेसिंग ढूंढना है, जो हु विल मेक इट लार्ज एंड टिल द टाइम। हर 90 दिन हमको मालूम चल रहा है नंबर क्या आ रहा है। टिल द टाइम दे आर डूइंग वेल, यू कीप देम इन देयर पोर्टफोलियो। हर 90 दिन तो आपको मालूम चलता है कि कैसा कर रहा है। जब तक वो अच्छा करते जा रहा है, यू कीप देम इन योर पोर्टफोलियो। जब ये अच्छा नहीं कर रहा है, आप कुछ और ढूंढ लो। हिंदुस्तान है, 5000 कंपनीज लिस्टेड है। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। हमारा गोल सेट है एंड वी हैव टू मेक इट लार्ज एंड वी विल डू इट। इसी लाइन में आपने कही, तुम नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही। और एक बात आपने सही कही कि इंडिया के स्टोरी पर भरोसा कीजिए, उन कंपनियों की स्टोरी को खोजिए जिसमें कहीं ना कहीं दम दिखता है। और ऐसा ही दम जो है, थोड़ी देर पहले जो है ना सुनील जी कह रहे थे कि हाइड्रोजन थीम वाले शेयर्स पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। ऐसी ही थीम दिग्गज निवेशक विजय केडिया ही मानते हैं। आपको सुनाते हैं।